We are starting first year and part 1 with atomic mass is the main topic we are going to discuss today. तो atomic mass की आज हमने बात करनी है, empirical और molecular formula की हमने बात करनी है. अच्छा, atomic mass जो है ना, ये एक ऐसी broad term है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा confusion देखने में आती है. तो we will talk about atomic mass. सबसे पहले हम ना वर्ड एटॉमिक मैस का तर्जुमा अगर कर लें तो एटॉमिक मैस जो वर्ड है ना, इसका मतलब डेफिनेटली जैसा कि नाम से जाहिर है कि मैस ऑफ एन एटम जो है, इसे आप कहते हैं एटॉमिक मैस. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मैस इज द मैस ऑफ एन एटम. ओके, तो मैस ऑफ एन एटम जो है, इसे आप मेजर कैसे कर सकते हैं? क्या एक एटम का एब्सोल्यूट मैस मेजर करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है जी नहीं. एटम का मैस ना एब्सोल्युटली मेजर नहीं किया जा सकता. दुनिया भर में हम जितनी भी चीज़ें मेजर करते हैं, दे आर रेलेवेंट मेजरमेंट्स, रिलेटिव मेजरमेंट्स. हम चीज़ों को नापते हैं किसी और चीज़ के साथ मुकाबला करके. आप वजन कोई भी कर लें, कोई भी मैस आप नापते हैं, तो उसके लिए ना एक फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होता है. और उस फिजिकल बैलेंस में एक साइड पर आपने कोई वेइंग कोई बाट रखे होते हैं, कोई वजन रखा होता है, और उस वजन के साथ मुकाबला करके आप दूसरी चीज़ का वजन निकाल लेते हैं और आप कहते हैं कि ये जो मैस आया ना, ये उस चीज़ का मैस है. हालांकि ये उसका एब्सोल्यूट मैस नहीं है, यानी कि आपने उसे अकेली उस चीज़ को मेजर नहीं किया, आपने उसे रिलेटिव टू जो आपके पास वेइंग मटेरियल था उसके रिलेटिव आपने उसे मेजर किया. सेम इज द केस विद एटॉमिक मैस. एटॉमिक मैस मैस ऑफ एन एटम है और इसको अकेले नापने का उसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है. हमारे पास जो तरीका है वो एटॉमिक मैस की जो ज़्यादा फेमस फॉर्म है उसको हम नापते हैं और वो कहलाती है रिलेटिव एटॉमिक मैस. ये ज़्यादा प्रैक्टिकल एक टर्म है, रिलेटिव एटॉमिक मैस. ओके जी, रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैस, इट इज़ द मैस ऑफ एन एटम compared to 1/12 of carbon 12. तो कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है ना, उसके साथ अगर आप किसी चीज़ का, किसी एटम के एक मैस का, एक एटम का मैस कंपेयर करेंगे विद 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो जो मैस आएगा उसे आप रिलेटिव एटॉमिक मैस कहेंगे. रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वेइंग कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12. और ये जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 है, इसे कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट. एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट जो है, इट इज द मैस ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के 1/12 का जो मैस होता है ना, उसे आप कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट. और डेफिनेटली ये बराबर होता है 1 AMU के, एंड 1 AMU इज फर्दर इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 इन किलोग्राम्स, 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, एंड 1.661 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम्स. तो यहाँ पर ना हम इस हिस्से में देखेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पोर्शन है, उसमें यूनिट कन्वर्जन को भी बेस बनाकर एग्जामिनर सवाल पूछता है, इसलिए जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ये आपने देख लेने हैं. तो एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है रिलेटिव एटॉमिक मैस को नापने के लिए. और रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है, ये है किसी भी एटम का मैस इन कंपेरिजन टू 1/12 ऑफ कार्बन 12. अच्छा, इस आइडिया को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि आप रिलेटिव एटॉमिक मैस किस तरह निकालते हैं. जस्ट इमेजिन आपके पास ना एक हाइपोथेटिकल बैलेंस है. यू हैव ए हाइपोथेटिकल बैलेंस. हाइपोथेटिकल बैलेंस का मतलब है, जारी बात है कि एक एटम का मैस निकालने के लिए कोई तराजू तो नहीं बना हुआ, लेकिन जस्ट इमेजिन यू हैव 1 और उसके अंदर ना ये एक कार्बन 12 है. ये देखें ज़रा, ये कार्बन 12 है और कार्बन 12 के आपने 12 पार्ट्स कर लिए हैं. 12 पार्ट्स कर लिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हो गए. अब इनमें से एक पार्ट आप जो है वो ले लेते हैं, तो वो पार्ट किसके बराबर है, 1/12, यानी कि 12 के 12 पार्ट्स किए तो एक पार्ट किसके बराबर हुआ, 1/12 के. 12 पार्ट्स का मैस था 12 ग्राम, तो एक पार्ट का यानी कि 12 AMU, तो एक पार्ट का मैस कितना होगा, 1 AMU होगा. सही है जनाब. अब इसे आपने रखा, ये एक मैंने हाइपोथेटिकल बैलेंस बना लिया और इस हाइपोथेटिकल बैलेंस में एक जगह पर आपने रख दिया इसे. सही है जी, वो जो हमारा कार्बन 12 का 1/12 है, जिसे एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं, जिसका मैस है 1 AMU. और दूसरी तरफ आपने वो एलिमेंट रखा जिसका मैस आपने जो है वो मेजर करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रख दिया एक एटम मैग्नीशियम का. अच्छा, जाहिर बात है कि मैग्नीशियम का एटम जो है
वो कार्बन 12 के 1/12 से, यानी कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से से भारी है। तो जब वो भारी है तो फिर मैग्नीशियम वाला जो ये हाइपोथेटिकल बैलेंस है, एक्चुअल में सारी बात ऐसा नहीं होता, हाइपोथेटिकल बैलेंस नीचे की तरफ चला जाएगा। जब वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो अब आपको दूसरी साइड पे वजन बढ़ाना पड़ेगा। आप वजन बढ़ाते जाएंगे, आप 2 3 4 10 12 15 18 20 24 पर जब आप पहुंचेंगे, आपके पास 24 एटॉमिक मास यूनिट्स होंगे, 24 ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, तो ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि मैग्नीशियम के एक एटम को बैलेंस करने के लिए कार्बन 12 के 1/12 के 24 यूनिट्स लगे, 24 छोटे छोटे पार्ट्स लगे। दैट इज वाई आप कहेंगे कि मैग्नीशियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसे AR लिखा जाता है, वो 24 AMU होगा, बिकॉज 24 atomic mass units are needed to balance one atom of magnesium according to this balance। सही है जी। इसी तरीके से आप किसी भी एटम का मैस निकाल सकते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जो मैस है ना, यहाँ पर तो हमने निकाल लिया मैग्नीशियम का 24 AMU। देखा यह गया है कि दुनिया में अक्सर एलिमेंट्स के जो मैसेज आते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, यानी कि 24 26 31 इस तरह नहीं आते, बल्कि अक्सर जो मैसेज हैं वो आते हैं फ्रैक्शंस में, और आप उन्हें कहते हैं एवरेज एटॉमिक मैसेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। अच्छा, डेफिनेटली वो भी कार्बन 12 से ही कंपेयर करके निकाले जाते हैं जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज हैं, लेकिन असल में उनके अंदर हम आइसोटोप्स की अबंडेंस को भी ध्यान में रखते हैं। हमने कहा कि मैग्नीशियम के एक एटम को बैलेंस करने के लिए कार्बन 12 के 1/12, यानी कि ये जो छोटे छोटे डॉट हैं, ऐसे कितने यूज हुए? 24 यूज हुए। हमने कहा जी मैग्नीशियम का मैस 24 है। अब अगर हम बात करते हैं कि यही तरीका जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस तरीके को हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर क्लोरीन। सही है, फॉर क्लोरीन अगर हम इस्तेमाल करें तो एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इस बैलेंस के अंदर यहाँ पर हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रखा है, अगर हम वहाँ पे क्लोरीन रख के देखें कि एक क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए कितने पार्ट्स लगेंगे, कितने एटॉमिक मैस यूनिट लगेंगे, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 मैस वाला भी होता है, क्लोरीन 37 मैस वाला भी होता है। तो इन दैट केस हम यहाँ जो हाइपोथेटिकल बैलेंस है हमारा, जो हमने एक फर्जी कैलकुलेशन की है, उसमें हम क्लोरीन 35 को कंपेयर करें या क्लोरीन 37 को कंपेयर करें, ये तो हमें क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चीज़ों के आइसोटोप्स भी होते हैं, और आइसोटोप्स की वजह से आप जो ना कौन से आइसोटोप को रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालने में इस्तेमाल करें, इस मसले को हल करने के लिए एक और नई टर्म है, वो है एवरेज एटॉमिक मैस, जिसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस भी कहते हैं। और ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा। इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर आपके पास एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस ये निकालना हो, तो आप जो भी आपके पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लोरीन अगर मैं बात करूं, तो जो एटॉमिक मैस है, रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। दुनिया में जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, आइसोटोप्स की फॉर्म में पाया जाता है, तो दोनों आइसोटोप्स एक जितनी मिकदार में नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लोरीन की ही बात करूं, तो क्लोरीन का जो 35 वाला आइसोटोप है वो दुनिया में 75% पाया जाता है, जबकि क्लोरीन 37 वाला जो है वो ओनली 25% पाया जाता है। यानी कि इनकी अबंडेंस अलग अलग है, दुनिया में पाए जाने का इम्कान अलग अलग है। तो एवरेज एटॉमिक मैस निकालने के लिए आप पहले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मैस, उसे उसकी अबंडेंस से ज़रब दे देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप, और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी अबंडेंस से, और इस तरीके से अबंडेंस ऑफ 2 फॉर एग्जांपल, और यहाँ से जो जवाब आएगा उसे आप डिवाइड कर देंगे 100 से, यहाँ से आपका जवाब आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मैस। सही है जनाब, एवरेज एटॉमिक मैस। जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं फॉर क्लोरीन, अगर मैं यहाँ फॉर क्लोरीन लिखूँ, तो फॉर क्लोरीन जो है ये वैल्यू आ जाती है जी, फॉर क्लोरीन ये वैल्यू आती है 35.5। तो ये जो 35.5 AMU है, ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मैस है, ये क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली द रिलेटिव एटॉमिक मैस, बल्कि ये रिलेटिव अबंडेंस पर भी डिपेंड करता है। सही है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस के हवाले से क्लियर होना चाहिए। इस एरिया में जो है ना हमने एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात की है, जो कि इससे पहले शायद आप में से अक्सर लोगों जो हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहती थी। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला आज हमने 3 हेडिंग्स डिस्कस करनी है। एक है एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस, और उससे मिलती जुलती कुछ टर्म्स हैं। दूसरी बात हमने करनी है वो होगी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है। अच्छा जी, हेडिंग बना लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की, और एम्पिरिकल फार्मूला को मैं साथ ही कंपेयर कर लूंगा विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है
इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। याद रखना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फॉर्मूला शोइंग सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के दरमियान में जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करता है उसे आप कहते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसके मुकाबले में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट शोज एक्चुअल रेशियो बिटवीन एटम्स। तो ये एटम्स के दरमियान में असल रेशियो को जाहिर करता है। देखा यह गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज रिटन ऑलवेज रिटन फॉर, पहली बात, आयोनिक कंपाउंड्स। रिमेंबर दैट आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखा जाएगा, कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जाता। बी जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक यहां पर हम मिसाल दे देते हैं। जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिका है, डायमंड है वगैरह। इन सब के लिए आप हमेशा ही एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं, इनका कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जाता। थर्ड ऑप्शन अगर मैं यहां पर कहूं तो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैविंग सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स दुनिया में ऐसे हैं जिनका फार्मूला वैसे ही सिंपलीफाइड फॉर्म में है। इस हिस्से में काफी मिसालें कोट की जा सकती हैं, लाइक H2O है, H2S है, इसी तरीके से C12, H22, O11। इन तमाम केसेस के अंदर जो फार्मूला है वो ऑलरेडी सिंपलीफाइड फॉर्म में है और किसी भी डिजिट से डिवाइड करके इन्हें फर्दर सिंपलीफाई करके हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये तो हो गई बात एम्पिरिकल फार्मूला की। इसके कंपैरिजन में अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इट शोज एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स, और ये जो है ना यूज्ड, इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स। काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और इसमें न्यूमरस एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, हम बात कर सकते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6 है, एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारे कंपाउंड इधर भी डील किए जा सकते हैं। एक और बात याद रहे कि ना सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स बल्कि फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो हैं उनके लिए भी आप जो वर्ड है ना वो यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये टर्म, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम HClO4 की अगर बात करें तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। सही है जी। और अगेन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करता है, और देयर इज बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इवन आप सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देख लें। और यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसमें अगर एक और बात की जाए तो वो ये हो सकती है कि फॉर एवरी कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम C6H6 की बात करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है C6H6 का, ये दोनों 6 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी वो CH हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी बात करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हुए देखना चाह रहे हैं कि किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किया जा सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन और उसमें परसेंटेज का यूज़ हम देखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, और उनमें जो पहला स्टेप है वो है नंबर 1 इज परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमिन करना। अच्छा, जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा है, आप उससे जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना चाहते हैं, आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। उनमें पहला स्टेप है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। परसेंटेज कंपोजिशन ना 2 तरीकों से निकाली जा सकती है। परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने का जो पहला तरीका है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। ये तरीका उस वक्त काम आता है जब आपको गिवन डाटा के अंदर जो 2 चीज़ें दी गई हों। पहला होता है मैस ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मैस ऑफ कंपाउंड। अगर ऐसा डाटा दिया गया होगा तो फिर आप परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज विल बी इक्वल टू मैस of element divided by mass of compound, जो कि गिवन होगा, दोनों चीजें आपको गिवन होंगी, मल्टीप्लाइड बाय 100।
मैं इनके हवाले से, तमाम के हवाले से अपनी जो डिस्कशन सेशन है MCQs का, उसमें अभी थोड़ी देर में MCQs डिस्कस कर लूँगा। पर्टिकुलरली हर एक के लिए 1 या 2 एग्जांपल्स रखेंगे ताकि वो आइडिया आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, मैथ्स ऑफ एलिमेंट भी दिया गया हो, मैथ्स ऑफ कंपाउंड भी दिया गया हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि हमें सिर्फ कंपाउंड का नाम बताया जाएगा, ना उसमें एलिमेंट का मैथ्स दिया गया होगा, ना कंपाउंड का मैथ्स दिया गया होगा। इन दैट केस हम क्या फार्मूला लगाएंगे, हम वहां पर फार्मूला लगाएंगे मैथ्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मैथ्स ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इन दिस केस हमें जो मैथ्स है वो एलिमेंट का नहीं दिया गया होगा, कंपाउंड का भी नहीं दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह सवाल आ सकता है कि अमोनिया एक कंपाउंड है, आपने उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है, नाइट्रोजन की परसेंटेज वो बतानी है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमें कोई मैथ्स नहीं दिया गया, कोई मोलर मैथ्स नहीं दिया, मतलब कोई मैथ्स ऑफ एलिमेंट, मैथ्स ऑफ कंपाउंड नहीं दिए गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अमोनिया में जो नाइट्रोजन का मैथ्स है उसे मैथ्स ऑफ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और टोटल अमोनिया का जो मोलर मैथ्स है उसे यहाँ पे मोलर मैथ्स ऑफ कंपाउंड लिखकर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, हमारी परसेंटेज आ जाएगी। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर, वो होता है कि हमने निकालनी होती है मोल, जिसे आप कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सही है जी, नंबर ऑफ मोल्स का कांसेप्ट हमने इंशाल्लाह आगे भी इस पर बात करती रहनी है। इसे ग्राम एटम्स, ग्राम मालिक्यूल्स, ग्राम फार्मूला यूनिट्स, ग्राम आइंस या नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी कहा जाता है। ये सब टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। फिलहाल हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी परसेंटेज जो है वो दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने निकालने हैं तो आपको जो परसेंटेज मिली थी, परसेंटेज यानी कि पिछले स्टेप में, स्टेप 1 में जो परसेंटेज आई थी, आप उसे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से जिसकी परसेंटेज आप निकालना चाह रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ X फॉर एग्जांपल, तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ X। सही है जी। अगर आपने कार्बन के मोल्स निकालने हैं तो कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन से डिवाइड कर दें, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन से डिवाइड कर दें। अगेन इस पर हम अभी जो है एग्जांपल्स कोड करेंगे। तो 2 काम करने के बाद तीसरा स्टेप होगा, उसे आप कहते हैं कि मोल रेशियो निकालना। और मोल रेशियो ऐसे निकलेगी कि आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के मोल्स आ गए, से इसके मोल्स आ गए 3, इसके मोल्स आ गए 3, इसके मोल्स आ गए 1.5 फॉर एग्जांपल। तो अब आपने यहाँ पर जिसके मोल सबसे कम है ना, उससे सबको डिवाइड कर देना है, यानी कि 1.5 सबसे कम है तो आप 1.5 से ही सबको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो भी जवाब आएगा वो आप देख लेंगे। ठीक हो गया जी बात। और आखिर में चौथा स्टेप होता है कि आपको जो भी जहाँ से जवाब मिल रहा है उसे आप सिंप्लीफाई कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमें जवाब मिल रहा है कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये वैसे ही होल नंबर में है वैल्यू, तो हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर ये पॉइंट्स में होते तो हम इसे बाद में सिंप्लीफाई कर लेते। ये आ गया जी एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से फिर हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में जो रिलेशन है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये जो n है, n की वैल्यू कैसे निकलती है, ये होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। सही है जनाब। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस हिस्से को मैं रेज नहीं करूंगा क्योंकि हमने इसमें से हर स्टेप से 1 से 2 MCQ लाजमी करने हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमें क्लियर हो जाए, ना सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला का बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हुए कुछ जनरल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलें जी, क्वेश्चंस वाला हिस्सा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास of an element is closest in numerical value to the isotope with। ओके जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है, हमने ये बात की कि जो एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है उसको निकालने के लिए हमें ना सिर्फ ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए होता है तमाम आइसोटोप्स का, बल्कि उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी चाहिए होती है। तो सवाल ये है कि जो एवरेज एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का निकलेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस आइसोटोप की वैल्यू के ज़्यादा करीब होगी। क्या वो उस आइसोटोप के ज़्यादा करीब होगी जिसका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, या फिर जिसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं उसके करीब होगी, या फिर जिसका मास कम है, जिस आइसोटोप का मास कम है उसके ज़्यादा करीब होगी, या फिर जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज अबंडेंस है उसके करीब वैल्यू होगी। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर आंसर जो है वो टिक करना चाहिए कि जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी उसके करीब एवरेज एटॉमिक मास होगा। और इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं मिसाल जो है वो ले रहा हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास वो होता है 1.008 AMU, और ये जो 1.008 AMU है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3।
ये जो 1 वाला है इसकी रिलेटिव अबंडेंस मैक्सिमम होती है और जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो भी उसी आइसोटोप के ज्यादा करीब होता है जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है। थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन के लिए भी देखा, क्लोरीन 35 की परसेंटेज ज्यादा थी और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो भी 35 के ज्यादा करीब था, यानी कि 35.5 37 के इतना करीब नहीं था। ये भी यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि जो आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट है अलग से वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। हमने सिर्फ एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को समझने के लिए टर्म आइसोटोप और टर्म रिलेटिव अबंडेंस को या परसेंटेज अबंडेंस को जो है यहाँ पर उसका जिक्र किया है और इतनी ही बात हमें उससे चाहिए। इससे कोई ये मतलब ना निकाले कि उसने आइसोटोप्स कंप्लीट करने हैं या रिलेटिव अबंडेंस का कॉन्सेप्ट और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये सारे के सारे करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम मजीद इसी बात को एलैबोरेट करने के लिए एक और एग्जांपल कोट कर रहे हैं। अब की बारी हमें सवाल ये पूछा गया है कि एन एलिमेंट हैज 2 isotopes with mass 9 and 11 and percentage is equal to 50% each. Now question is, what is the average atomic mass of this element? तो सवाल ये है, काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स हमें इस हिस्से में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिल सकती हैं। मैंने उसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया है। छोटी स्टेटमेंट एक्चुअल में इससे बड़ी भी हो सकती है कि एक एलिमेंट है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं और दोनों आइसोटोप्स के मैसेज हैं 9 और 11, दोनों की परसेंटेज 50% है। आपने बताना है कि उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका मेरे पास है। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ना, वो होता है पहले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज और इसको आपने डिवाइड कर देना होता है 100 से। ये बन रहा है 450 और ये बन रहा है ये बन जाएगा 550 जी। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 1000/100 और ये जवाब आ जाएगा 10। तो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर 10 बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल हमें ये पूछा जा रहा है कि विच स्पीशी हैज डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला देन द रेस्ट। ओके, सवाल को हल करने के 2 तरीके, एक तो ये है कि आप हर एक का फॉर्मूला जो है वो हर बारी बारी लिखें, उसे हल करें। दूसरा आसान तरीका जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि इथाइलिन एक एल्कीन है और इथाइलिन एक एल्कीन है। हम यहाँ पे सिर्फ आपकी समझ के लिए, वैसे आंसर मैं इन पर बिल्कुल शॉर्टकट से बता दूंगा। इथाइलिन एक एल्कीन है, इसका फार्मूला है C2H4। साइक्लोब्यूटेन एक साइक्लो एल्केन है, इसका फार्मूला होगा C4H8 और प्रोपीन एक एल्कीन है, इसका फार्मूला होगा C3H6। आप जानते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स दोनों का जनरल फार्मूला सेम है CnH2n। तो उनका जनरल फार्मूला सेम है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है। सही है जी, जनरल फार्मूला सेम हो तो फिर आगे यहाँ से ना एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप निकालें, आप इन सबको देखेंगे तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर आता है CH2। इसका भी CH2, इसका भी CH2, इसका भी CH2, सबका CH2 आ रहा है। लेकिन बेंजीन जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2 नहीं होता, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। सही है जी, तो यहाँ पर बेंजीन डिफरेंट है, बाकी एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स इनका एम्पिरिकल फार्मूला जी सेम होता है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये 4 कंपाउंड हैं हमारे पास और इनके हवाले से हमें सवाल पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन। तो ये जो सारे कंपाउंड दिए गए हैं 4, इनमें से किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम है। आसान तरीन तरीका यहाँ पर मैं ये बता दूं कि हमने कहा था इससे हमने काफी एमसीक्यू करने हैं, तो यहाँ 2 फार्मूलाज हैं, इनमें से पहला फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि पहले फार्मूला के लिए हमें मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ कंपाउंड दोनों दिए गए होने चाहिए। अगर सिर्फ कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है या कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ है तो सेकंड फार्मूला लगेगा मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की हमेशा जरूरत नहीं होती, क्योंकि मतलब हमने जो है ना बड़े शॉर्ट टाइम में विद इन टाइम स्पैन जो हमें दिया जाएगा पेपर में उसमें ही सवाल को हल करना है। तो हम हर बारी बस जल्दी से ये कोशिश करेंगे कि मास ऑफ एलिमेंट ऊपर पुट करें, मोलर मास नीचे पुट करें, फिर एंड पर मैं एक और ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आइडिया जो है वो हो जाएगा। वो ट्रिक जो है यहाँ पर देखें, पहले मैं नाइट्रोजन अमोनिया के लिए लिखूं नाइट्रोजन का मास 14, टोटल मास 17, यहाँ पर नाइट्रोजन का मास 28, टोटल मास 32, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, मास 28 और टोटल मास देखें 16 4s आर 64 और 64 और 28 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये 92 आ जाएगा।
ओके, आखिर में ये यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन का मास 28, टोटल मास 60 बन जाएगा। तो अब ये तो हो गया, यहाँ से भी अभी वैल्यू जो है ना, हमें कुछ कुछ डाउट है कि कौन सी सही होगी कौन सी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है। तो एक आसान सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नाइट्रोजन की फॉर एग्जांपल परसेंटेज आप निकाल रहे हैं, तो अगर नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 एटम हैं, यहाँ पर भी 2 एटम हैं, यहाँ पर भी 2 एटम हैं, तो अगर नाइट्रोजन की तादाद सेम होगी ना, तो जो काउंटर एटम है अगर वो बड़े बड़े एटम है, ज्यादा मास वाले एटम है, तो फिर वो सही जवाब नहीं हो सकते। हमें सवाल क्या पूछा गया है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। वो कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होगी जिसमें नाइट्रोजन का मास सबसे ज्यादा हो, बाकी चीजों का मास कम हो। अगर नाइट्रोजन से हैवी एलिमेंट ज्यादा आ रहे हैं तो फिर नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा नहीं आ सकती। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन हैवियर एटम है, ये कभी भी सही जवाब नहीं हो सकता। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन है, ये भी सही जवाब नहीं हो सकता। सही जवाब या तो NH3 होगा या N2O4 होगा, बिकॉज जो न्यूमिरेटर है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो फिर आंसर सही आएगा। हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है, न्यूमिरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर जवाब सही आते हैं, ज्यादा बड़े आते हैं अगर हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी हो। तो अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है। आप सिंपल कैलकुलेशन किसी भी फॉर्मूला से कर लें, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर रिलेटिवली सबसे छोटा है। सही है जी, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिरेटर बड़ा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा आएगी। 28/32 ये जवाब यहाँ पर मैक्सिमम आएगा एज कम्पेयर टू 14/17। सही है जनाब, 2 नाइट्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन, तो ये रेशो जो है वो ज्यादा है, इस बात को आप समझ लें। 2 बातें मैंने यहाँ पर कहीं, अगर काउंटर एटम जो है, जो दूसरे एटम है वो हैवियर होंगे तो फिर जो है ना नाइट्रोजन की परसेंटेज कम हो जाएगी, और अगर काउंटर एटम जो है या जो दूसरे एटम है साथ जो ज्वाइंट एटम्स हैं वो मैस में हल्के होंगे, तो फिर परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की वो बढ़ेगी। तो ये हमने आइडिया यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। अब हम यहाँ पर एक और सवाल देख रहे हैं, और इस सवाल में हमें ये पूछा जा रहा है कि ए कंपाउंड हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, आइडेंटिफाई इट। तो एक कंपाउंड है, उसके पास 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, हमने उसे आइडेंटिफाई करना है। इस टाइप के सवाल सबसे लेंथी होते हैं, जिसमें हमें सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, वो दी गई है। परसेंटेज से अगला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। कार्बन की परसेंटेज 80 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और हाइड्रोजन की परसेंटेज 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जवाब आता है 6.66, यहाँ पर जवाब आता है 20। परसेंटेज निकालने के बाद हम मोल रेशो निकालेंगे, जिसके मोल सबसे कम है उससे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 6.66, ये आ जाएगा 6.66। यहाँ से कार्बन की वैल्यू 1 और हाइड्रोजन की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही है जनाब, तो 1 और 3 की रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन में। ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब मालिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो यहाँ से मालिक्यूलर फार्मूला हो सकता है सी, ये इसे डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो C2H6 हो सकता है। 1 और 3 जो है वो 2 और 6 बन सकता है। तो यहाँ पर जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो हो सकता है कितना जनाब, वो हो सकता है C2H6। तो कंपाउंड को हमने यहाँ निकाला। देख लें, सबसे पहले परसेंटेज मुझे दी गई थी, मैंने उससे मोल्स निकाले, और मोल्स निकाल कर फिर मैंने उनसे मोल से निकाली मोल रेशो, और मोल रेशो को फिर मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई तो वो पहले ही थी। अब इस 1 और 3 वाली रेशो CH3 से मैंने जज किया कि उसका फिर मालिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो C2H6 आ गया। तो मैंने कहा यही इसका जो है मालिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन रही। इसी तरीके से एक और सवाल यहाँ देख लेते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सवाल हमें ये पूछा गया है कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर 2 एटम हैं X और Y, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और उनके बारे में हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। X has atomic mass 50 AMU and Y has atomic mass 16 AMU and the percentage of Y is equal to 32%. ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। एक्स का एटॉमिक मास दिया गया है, वाई का एटॉमिक मास दिया गया है, और वाई की परसेंटेज दी गई है। अब सवाल हमें ये पूछा गया है आइडेंटिफाई इट, या ये जो कंपाउंड इससे बन रहा है एक्स और वाई से, तो उस कंपाउंड का फार्मूला हमने अंदाजा लगाना है। यहाँ पर भी हमें क्या दी गई है, परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज दी गई है वाई की। हम जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज है ना, वो सब चीज़ों की परसेंटेज मिलकर 100% बनती है। यानी कि अगर हमारे पास एक्स की परसेंटेज हमने निकालनी है, तो ये बराबर होगी 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वाई। परसेंटेज ऑफ वाई कितनी है, परसेंटेज ऑफ वाई है 32, तो एक्स की परसेंटेज आ जाएगी 68%। अब हमारे पास एक्स की परसेंटेज भी आ गई, वाई की भी आ गई। जब परसेंटेज आ गई है तो अगला काम है मोल्स निकालने। मोल्स कैसे निकलते हैं, मोल्स निकलते हैं कि आप एक्स के जो परसेंटेज है, एक्स के लिए एक्स की परसेंटेज को एक्स के मोलर मास से डिवाइड कर दें,
y की परसेंटेज को y के मोलर मास से डिवाइड कर दें। y का मोलर मास कितना है? 16 है। अब आप इसे हल करते हैं तो y के लिए वैल्यू आ जाती है 2 और x के लिए वैल्यू आ जाती है 1.36। अच्छा, ये वैल्यू कैसे हमने निकाली है? हमने यहाँ 68 को अंदर रख दिया है ब्रैकेट जो डिवीजन के लिए, और 50 को बाहर रखा है। यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 50 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो बच जाती है वैल्यू, वो बच जाती है 1 और 8 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 आ जाता है, और फिर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 150 बन जाता है, और 150 के बाद यहाँ 30, एक 0 लग जाएगा, और 3 6। तो इस तरह ना प्रॉपर आपको एक बारी सिर्फ केमिस्ट्री में पूरे पेपर में तो एक से ज़्यादा इस तरह के सवाल हमें नहीं मिलते। मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो 2 कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं, तो वो अलाउड है, उतना कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सारे सवाल इस तरह के आ गए हैं तो हमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत लिमिटेड कैलकुलेशन यहाँ पर आती है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज है ये आ गई हैं मोल रेशो, इससे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 1.36 को मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं एक सूटेबल डिजिट से। मैंने सूटेबल डिजिट जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है 1.5, और यहाँ पर भी मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वैल्यू 3 बन जाती है, एंड दिस वैल्यू बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। ये बिल्कुल 2 के बराबर नहीं आएगी, सिंप्लीफाई में हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती,